हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों यहाँ पर एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएस का जो कि एग्ज़ाम होने वाला है और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के तो हम पिछले वीडियो में भी करवाए हैं और इसका एक अलग से जो प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो इस वीडियो में भी हम जो कि बायोलॉजी के कुछ स्पेशल क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपको मैं दिखा दूँगा वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, और सारे प्रश्नों के हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों बताते चलूँगा। तो आपको पता होगा कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर हो जाएगा, यानी कि यकृत, हिंदी में इसको यकृत बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, कई बार आपसे एग्जाम में जो कि इसकी लंबाई के बारे में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा इसकी जो लंबाई 17.5 यानी कि 17.5 सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा इसकी लंबाई 17.5 सेंटीमीटर होती है। और अगर इसके वजन के बारे में पूछे कि इसका वजन कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका वजन जो कि 1.5 kg यानी कि आप 1500 ग्राम के आसपास। आपको यहाँ पर कभी कभी आपको ग्राम में ऑप्शन मिलेगा, तब आप 1500 ग्राम लगाएंगे। इस तरह से 1500 ग्राम देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप 1.5 kg भी बोल सकते हैं। और दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में जो कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि महिलाओं के यकृत की वजन कितनी होती है और पुरुषों के यकृत की वजन कितनी होती है, तो दोनों वजन दोस्तों समान ही होती है। आप यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पर 1.5 किलो ही होगा वजन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए आपके सामने जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मनुष्य में जो कि यहाँ पर देख लीजिए, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो वो रिलैक्सिन हार्मोन का जो कि स्रावन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिएगा कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। दोस्तों आप इस वीडियो के अंत में ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें कितने प्रश्न आपके जो कि सही हो रहे हैं और आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, एमटीएस की या सीएचएसएल की, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा ये सेरिब्रम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके जो कि इस क्वेश्चन में घुमाकर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शरीर का तापक्रम यानी कि टेम्परेचर कहाँ पर नियंत्रित होता है। तो याद रखिएगा हमारे शरीर का यानी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कहाँ पर नियंत्रित होता है, तो वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। याद रखिएगा कई बार आपसे एग्जाम पूछेगा कि शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो याद रखिएगा और यहाँ पर फ़ारेनहाइट में पूछे तो आप यहाँ पर लगाएंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पर सेल्सियस में दे तो आप याद रखिएगा सेल्सियस में जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी याद रखिएगा। कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो कि किसके द्वारा होता है, तो ये भी जो कि कूटपाद के द्वारा होता है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो याद रखिएगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको आंसर पता हो किसी भी क्वेश्चन का। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है। यानी कि मनुष्य जो सांस लेता है और सांस को छोड़ता है तो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। तो याद रखिएगा उस प्रक्रिया को जो कि श्वासोच्छवास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर। ये सारे प्रश्न तो बहुत ही वीवीआई है, इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो याद रखिएगा ऊर्जा उत्पादन के लिए यानी कि ऊर्जा क्रिएट करती है वो कोशिका यानी कि सेल किसका प्रयोग करती है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज का। कोशिका दोस्तों कोशिका के बारे में जब बात आई है तो कोशिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कोशिका का आविष्कार किसने किया। तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। वो कहाँ के थे, तो याद रखिएगा वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर। और कोशिका की खोज कब हुई, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिएगा कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो याद रखिएगा कि किस अभिक्रिया द्वारा जो कि पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है।
तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि विसरण विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं वीडियो के ऊपर लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिएगा कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति कहाँ होती है या क्या होती है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए ये विघटन होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का जो कि मुख्य रूप कौन सा है। यहाँ पर दो बार एक बार कट कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि खाद्य पदार्थों में जो कि पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। तो मुख्य जो रूप होता है तो याद रखिएगा कि वह सुक्रोज के द्वारा जो कि यहाँ पर स्थानांतरण की ट्रांसफ़र होता है। याद रखिएगा सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो याद रखिएगा एक अगर फिट यानी है तो उसके अंदर देखिए कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, तो वह 120/80 mmHg यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 120/80 mmHg होता है, याद रखिएगा। कई बार आपसे एग्जाम में यहाँ पर जो कि ये दे देता है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा mmHg 120/80 mmHg याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ड्यूरामीटर, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूरामीटर, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, याद रखिएगा दोस्तों कि मनुष्य में जो कि सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है, तो ये ध्यानेंद्रिय पाली, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है, यानी कि कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र होता है तो वो कहाँ पर स्थित होता है, तो वो सेरिब्रम में स्थिर होता है, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो कि नियंत्रित करता है तो किसके कारण नियंत्रित होता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंसुलिन के कारण। दोस्तों यहाँ पर जब बात आई है इंसुलिन की तो यहाँ पर इंसुलिन के बारे में थोड़ा और भी बता देता हूँ। यहाँ पर कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है मधुमेह या डायबिटीज़, दोनों एक ही नाम है, मधुमेह जो कि हिंदी नाम है और डायबिटीज़ उसी का इंग्लिश नाम है। तो याद रखिएगा कि मधुमेह या डायबिटीज़ के बारे में पूछा जाता है मधुमेह के लिए जो कौन सा हार्मोन दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि मधुमेह या डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए भी इंसुलिन का हार्मोन ही दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इंसुलिन क्या है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि इंसुलिन क्या है, तो ये एक प्रकार का हार्मोन है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी, याद रखिएगा कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक क्या है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है, ऑप्शन नंबर सी जो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो याद रखिएगा जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो जैव प्रक्रम जो होते हैं तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो कि पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है और श्वसन भी आता है, यानी कि ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि पोषण, श्वसन और उत्सर्जन ये सभी जो कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा गोबर छत्ता जो कि किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है मृत्यजीवी के द्वारा, यानी कि मृत्यजीवी के अंतर्गत जो कि गोबर छत्ता आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, तो कितना पाया जाता है। तो याद रखिएगा हमारी वायुमंडल में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो याद रखिएगा 0.03%, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन की तो याद रखिएगा नाइट्रोजन के सबसे अधिक यहाँ पर 70 यानी कि 78% की नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर बात आई है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा 0.03%। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जो कि सिकोकाइटस, याद रखिएगा सियोकाइटस जो कि छाया में पनपने वाले पौधे को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि मनुष्य में जो कि मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो याद रखिएगा मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है, तो याद रखिएगा मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग वो फेफड़ा होता है, याद रखिएगा। और मनुष्य का जो कि यहाँ पर
अगर पाचन की बात करें तो पाचन के बारे में अलग से जो वीडियो एक सेपरेट बना चुके हैं, उसका लिंक जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, क्योंकि वहाँ पे से पाचन तंत्र से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उसके बारे में एक डिटेल वीडियो जो कि हम बना चुके हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी बीमारी जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा कौन सी बीमारी जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला यहाँ पर जो कोई डायरिया दिया कि ये बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर टीबी जो कि यहाँ पर हो जाएगा, और निमोनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा जो कि यहाँ पर श्वसन तंत्र से संबंधित है। बाकी यहाँ पर डायरिया किससे संबंधित है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये पाचन तंत्र से संबंधित है, यानी कि टीबी और निमोनिया जो कि यहाँ पर श्वसन तंत्र से संबंधित है, जबकि डायरिया जो कि पाचन तंत्र से संबंधित है। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कि उच्च रक्तचाप क्या कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका करेक्ट हो जाएगा। हाइपोटेंशन मत आंसर लगाइएगा, ये गलत हो जाएगा। हाइपरटेंशन याद रखिएगा, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को जो कि यहाँ पर हाइपरटेंशन कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि मछलियों में जो कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो मछलियों के जो यकृत तेल होते हैं, लीवर में जो तेल होता है, तो उसमें कौन सा जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो वो अमोनिया होता है। ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो याद रखिएगा पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो वो निकाले जाते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कौन सा जो कि प्रकाश संश्लेषी अंगक यहाँ पर कहा जाता है। सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषी अंगक वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं पत्ती को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो क्या रहते हैं, यानी कि किसके द्वारा जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि रंध्रों के द्वारा। याद रखिएगा रंध्रों के द्वारा जो कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है। तो फेफड़ा का आकार कैसा होता है, तो याद रखिएगा कि फेफड़ा का जो आकार होता है, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो याद रखिए शंक्वाकार होता है। चलिए फेफड़ा का आकार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो काज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है फेफड़ा। इसी तरीके के देखने में होता है फेफड़ा। आप यहाँ पर आसानी से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरीके यानी कि शंक्वाकार इसका आकार होता है। आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं कहाँ पे क्या होता है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखाई दे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल चुका होगा कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा भोजन का पाचन जो कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा ये उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। याद रखिएगा कि हार्मोन शब्द का नामकरण यानी कि हार्मोन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा हार्मोन शब्द का नामकरण बोले या प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये जो कि बेलिन एवं स्टार्लिंग के द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ये जो कि बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा प्रयोग किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1906 ईस्वी में जो कि हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेलिन और स्टार्लिंग के द्वारा किया गया था। ये भी याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर कि पृथक्करण का नियम जो कि किसने दिया था। तो याद रखिएगा पृथक्करण का नियम जो कि किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दोस्तों दिया गया था मेंडल के द्वारा। इनका पूरा नाम क्या है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखिए दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था। याद रखिएगा कि जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले, तो वो किया गया था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा। अब कब किया गया था ये आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा।
और आपको जितना भी पता हो जिस क्वेश्चन के बारे में कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि अगर आप लिख देते हैं तो आपको सदा के लिए याद हो जाएगा। याद रखिएगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर कि जीव विज्ञान के जनक, याद रखिएगा वो शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन अलग है दोस्तों, याद रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है कि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तब यहाँ पर लेमार्क एवं ट्रेविरेनस लगाइएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर अगर पूछे इसके जनक के बारे में या जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तब यहाँ पर आंसर आपका चेंज हो जाएगा। तब यहाँ पर आप आंसर जो कि लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर आपका आंसर जो कि उस टाइम पर यहाँ पर अरस्तु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जीव विज्ञान शब्द के जनक या पितामह किसे कहते हैं, तब यहाँ पर अरस्तु आंसर लगाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाने जाते हैं, तो वो जो कि थियोफ्रेस्टस को जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी। तो याद रखिएगा बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस भाषा के शब्द से हुई थी, तो वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करिएगा और इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिएगा, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।